हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और मैं शिशिर रोज की तरह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने हिस्ट्री का जो कि क्लास 6 की हिस्ट्री है उसकी पूरी कंप्लीट जो कि किताबों में पीछे क्वेश्चंस दिए रहते हैं, उस सभी क्वेश्चनों को कर लिया है हिस्ट्री के क्लास 6 की। अब हम कोशिश करेंगे कि उसका जो गिस्ट है एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी, देखिए मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है एससीईआरटी प्लस एनसीईआरटी, ठीक है। कुछ चेंजेस हैं छोटे मोटे, मैं सारी चीज़ों को कवर करते चलूँगा। और जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं इस चैनल पर, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत कम समय में मैं एक दिन में 5-5 6-6 वीडियोस डालने की कोशिश करूँगा, अगर आप लोग का रिस्पांस अच्छा रहा तो। वहीं दूसरी चीज़ बोलूँ तो अगर एसएसटी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी साइंस के अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप ज़रूर मैसेज करिए 8853954496 पर। आप मैसेज करके साइंस के नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। तो आप इस पे मैसेज करके इस नंबर पर जरूर ले सकते हैं नोट्स। बाकी ऐसे प्रिपरेशन करते रहिए, मैं बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करा दूंगा। और किताबें पढ़िए ज़्यादा से ज़्यादा, नोट्स वोट्स के चक्कर में मत पढ़िए, क्योंकि अब जाके वहाँ पे तब कोई क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में ज़रूर पढ़ाऊँगा, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा। समय नहीं है, वरना मैं प्रॉपर बोर्ड का यूज़ करता आप सभी के पास, ठीक है। उसमें टाइम लग जाएगा और सिलेबस भी नहीं कंप्लीट हो पाएगा। तो पहला ही टॉपिक है हिस्ट्री का, क्लास 6 की एनसीईआरटी का, हमारा अतीत, जिसको हम प्रथम कहते हैं। कब, क्या, कब और कहाँ, कैसे। तो आइए पढ़ते हैं इसको अच्छे से, ठीक है। आरंभिक लोगों के निवास क्या होते थे? तो लाखों वर्ष पहले ऐसा होता था कि लोग नदी के तट पर रहते थे, ठीक है। जो पहले लाखों वर्ष पहले क्या होता था कि लोग कहाँ पे रहते थे? नदी के तट पर लोग रहते थे। तो यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों से कुछ कुशल संग्राहक थे। तो इसमें से जो लोग रह रहे थे, तो इसमें कुशल संग्राहक थे, जो जो जंगलों के विशाल संपदा से परिचित थे। जो जंगल थे उनसे वो बहुत अच्छे से परिचित थे, जिन संग्राहक, ठीक है। और भोजन के लिए जड़ों फलों, भोजन के लिए क्या करते थे? जड़ों फलों तथा अन्य उत्पादों को यहीं से संग्रह किया करते थे। और जानवरों का आखेट शिकार भी करते थे। तो ये भोजन कहाँ से लाते थे? भोजन जड़ हो गए, फल हो गए, और जो जंगल से इन्हीं से ये फल संग्रह मतलब इकट्ठा करते थे, कलेक्ट करते थे। और जानवरों का शिकार भी करते थे। कौन? कुशल संग्रह, जो नदी के पास रहते थे। अब आइए देखते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ से पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि उत्तर पश्चिम के की सुलेमान और किरधर पहाड़ियों में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजना आरंभ किया। तो कहाँ पे? सुलेमान और किरधर, ठीक है। ऐसे कुछ पहाड़ी थे जहाँ पे कितने 8,000 वर्ष पूर्व जो स्त्री और पुरुष थे, सबसे पहले किसकी? गेहूं और जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया, मतलब उनको उगाना आरंभ किया, ठीक है। तो इस लाइन को क्लियर हो गया हो कि उत्तर पश्चिम में जो सुलेमान रहते थे और किरधर पहाड़ियां जो थी, ऐसे कुछ स्थान थे जहां पर लगभग 8,000 साल पहले जो स्त्रियां थी और पुरुष थे, वो क्या करते थे? गेहूं और जौ जैसी फसलें उपजाना प्रारंभ करती हैं। अब आगे चलते हैं। भेड़ बकरी, आगे क्या लिखा हुआ है? भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। किसको किसको पालतू बनाना किया? भेड़ बकरी गाय बैल बैल जैसे पशुओं के पालतू बनाना शुरू किया। और ये लोग गांव में रहते थे, ठीक है, शहर में नहीं रहते थे। कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र जहां कृषि का विकास हुआ, जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया, वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। तो विंध्य के उत्तर में चावल सबसे पहले उपजाया गया, ठीक है। तो गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार में नाम से जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंट है ये लाइन कि गंगा के दक्षिण में जो नदियों के आसपास कुछ प्राचीन काल थे, क्षेत्र थे, ठीक है, तो वहां पे मगध मगध था, जिसको वर्तमान प्रेजेंट में हम बिहार कहते हैं, ठीक है। अब आइए देश का नाम अपने कैसे बना उसको देखते हैं बहुत अच्छे से। तो देश का नाम देखते हैं कि देश के नाम, देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। तो जो हमारा देश है, इंडिया जैसे और भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं, हम यूज करते हैं। लेकिन जो इंडिया शब्द बना वो इंडस से निकला है, ठीक है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। तो इंडिया शब्द किससे बना है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंडस से निकला है, ठीक है, जिसे संस्कृत में हम सिंधु कहते हैं। आइए आगे चलते हैं। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंध को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा।
तो लगभग जब 2500 वर्ष पहले जो उत्तर पश्चिम की ओर रहते थे, कौन से रहते थे, ईरानी और यूनानी, वो जब आते हैं तो वो सिंधु को क्या किस किस नाम से पुकारते थे, हिंदोस, इंदोस, और भूमि प्रदेश को इस जो नदी के पूर्व में स्थित था उसको इंडिया कहा। ठीक है, अब आइए चलते अतीक को जानने का स्रोत क्या है, आइए उसको जानते हैं बहुत अच्छे से। पुस्तक हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। तो जो पुस्तक हाथ से लिखी जाती है उसको क्या कहते हैं, पांडुलिपि कहते हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट, हम पांडुलिपि को हिंदी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, ये किससे बना, लैटिन शब्द के मेनू से, जिसका अर्थ होता है हाथ से निकला है। तो सीधी सी बात इस लाइन में यही कहा गया है कि जब कोई चीज हम हाथ से हैंड रिटन लिखते हैं तो इसको क्या कहते हैं, पांडुलिपि। ठीक है, पांडुलिपि कहते हैं। और पांडुलिपि किससे बनी होती है, पांडुलिपि हाथ से लिखी गई होती है, जिसको हम इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। और यह लैटिन शब्द के मेनू शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है हाथ से निकला है। ठीक है, ये लाइन क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं, इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। तो ये लाइन है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि हमारे जो महाकाव्य है किस में लिखी गई हैं, ये संस्कृत में भी लिखी गई हैं, जबकि कुछ प्राकृत और तमिल में भी है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे, प्राकृतिक भाषा का प्रयोग कौन करता था, आम लोग करते थे। नेक्स्ट है पुरातत्वविद। पुरातत्वविद कौन होते थे, पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। तो जो पुरातत्वविद होते हैं वो मछलियों को ढूंढते हैं, जो हड्डियां होती हैं उसको, और चिड़ियों को, जानवरों को ढूंढते हैं। ठीक है, और इनसे क्या मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे, इससे यह भी पता चलता है कि अतीत में लोग, जो प्राचीन समय में लोग क्या खाते थे। ठीक है, तो आई होप सो यहाँ तक समझ में आ गया। अब प्राचीन इतिहास के जानने के निम्नलिखित 3 महत्वपूर्ण स्रोत हैं, आइए कौन कौन से स्रोत हैं उसको देखते हैं। तो पहला है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत, तीसरा है विदेशी यात्रियों के विवरण। तो आइए बारी बारी से पढ़ते हैं। पहला है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए पुरातात्विक सामग्रियां सर्वाधिक प्रामाणिक है। बिल्कुल, प्राचीन भारत को जानने के लिए जो पुरानी चीजें हैं, पुरातात्विक सामग्रियां हैं, वो बहुत ही प्रामाणिक हैं और बहुत सही न्यूज देती हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः अभिलेख, इसके अंतर्गत क्या क्या आती हैं, अगर प्राचीन के पे पूछा जाता है तो क्या क्या आता है, अभिलेख आती हैं, क्या क्या अभिलेख आता है, सिक्के आते हैं, स्मारक आता है, भवन आती है, मूर्तियां, चित्रकला आदि आते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अभिलेख क्या होता है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। प्राचीन भारत के अधिकतर अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, तामपत्रों, दीवारों तथा प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण हैं। तो प्राचीन भारत में अधिकतर जो अभिलेख हैं, अभिलेख किस पे लिखे हैं, शिलाओं पे, शिलाओं पे जो पत्थर से होती हैं, स्तंभ जो खंभे हैं, जो तामपत्र होते हैं, और दीवारों पर लिखा हुआ है अभिलेख। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगज कोई नामक स्थान से लगभग 1400 वर्ष ईसा पूर्व मिले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, लिख लीजिए अपने नोट्स में कि बोगज कोई ऐसा स्थान है जहाँ पे सर्वाधिक प्राचीन समय में क्या मिले, अभिलेख मिले हैं 1400 वर्ष पूर्व। ठीक है, इस अभिलेख में क्या क्या मिला है, इंद्र मिले हैं, मित्र, वरुण तथा नासत्य आदि वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। तो इंद्र भगवान के, मित्र, वरुण तथा नासत्य भगवान के, बोगज कोई, कहाँ पे, बोगज कोई जो एशिया का सबसे सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख है, इसमें मिला है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक का है। तो भारत में अगर पूछता है तो सबसे प्राचीन अभिलेख किसका है, अशोक का है, जो 300 ईसा पूर्व से लगभग है। ठीक है, तो भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक का है, जो 300 वर्ष ईसा पूर्व पर लगभग है। ठीक है, अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है, अगर पूछता है कि अशोक के अभिलेख किस में लिखे हैं, तो ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं। केवल उत्तरी पश्चिमी भारत के कुछ अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखे हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। खरोष्ठी लिपि फारसी लिपि की भांति, देखिए अब खरोष्ठी लिपि कैसे लिखी जाती है ये पूछा जा सकता है। खरोष्ठी लिपि जो है, जैसे फारसी लिपि लिखी जाती है, ये दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती है। अगर क्वेश्चन आता है तो खरोष्ठी लिपि कैसे लिखी जाती है, तो दाईं से बाईं की ओर, दाहिने से बाईं की तरफ लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रारंभिक अभिलेख गुप्त काल से पूर्व प्राकृत भाषा में है, किंतु गुप्त तथा गुप्तोत्तर काल के अधिकतर अभिलेख संस्कृत भाषा में है। तो सीधा तो मतलब है प्रारंभिक अभिलेख गुप्त काल से जो पूर्व के हैं वो प्राकृत भाषा में, लेकिन जो गुप्त और गुप्तोत्तर काल के हैं वो किसमें, संस्कृत भाषा में। ठीक है, समझ में आ गया। कुछ गैर सरकारी अभिलेख जैसे यवन, राजदूत, हेलियोडोरस और वेशन विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख, जिसमें द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में भागवत धर्म के विकसित होने के साक्ष्य मिले हैं। कुछ गैर सरकारी अभिलेख हैं, जैसे यवन हो गया, राजदूत हो गया, हेलियोडोरस हो गया। ठीक है, विदिशा जिसको हम कहते हैं,
तो क्या है, ये ऐसे स्तंभ हैं जो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कुछ भागवत धर्म को विकसित करते हैं या उसके बारे में बताते हैं। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि लिखित अवशेषों को के अभिलेखों को पढ़ा था। बिल्कुल, जो सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप थे, वो ब्राह्मी लिपि के में लिखित अवशेषों को अभिलेखों को पढ़ा था सबसे पहले। ठीक है, अब आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट स्मरणीय अभिलेख दिए गए हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो पहला है अभिलेख शासक विषय, तो हाथी गुम्बा अभिलेख। ठीक है, तिथि, इसमें तिथि भी लिखा गया था, तो ये किसके शासक का था, कलिंग शासक के खारवेल का शासक था। ठीक है, कलिंग राज खारवेल। तो हाथी गुम्बा कलिंग राज खारवेल, और विषय क्या किसके बारे में है, खारवेल के शासन काल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण मिलता है। तो ये खारवेल के जो शासक थे, शासन क्रमबद्ध, एक सिस्टमैटिक मिलता है। ठीक है, घटनाओं का क्रमबद्ध से। ठीक है, अब चलते हैं जूनागढ़। जूनागढ़ गिरनार में लिखा है। ठीक है, जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, ये रुद्र दमन से है, रुद्र दामन शासक थे यहाँ के। तो रुद्र दामन की विजयों के बारे में व्यक्तित्व एवं कृतित्व का विवरण प्राप्त होता है। ठीक है, जूनागढ़ के गिरनार अभिलेख में। तो आगे चलते हैं, नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख क्या होता है, तो नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री, जो गौतमी बलश्री हैं, नासिक अभिलेख। ठीक है, इनके बारे में है। गौतमी पुत्र सतकर्णी के सैनिक सफलताओं का विवरण मिलता है। तो जो गौतमी पुत्र सातकर्णी के सैनिक थे, उनकी सफलताओं का, उनके विजय का वर्णन मिलता है। प्रयाग स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख के बारे में जानते हैं कि प्रयाग स्तंभ लेख किसके बारे में दिया गया माय डियर फ्रेंड, तो प्रयाग स्तंभ लेख किसके बारे में दिया गया है, प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त लेख। ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में दिया गया प्रयाग स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त की विजयों और नीतियों को पूरा विवेचन इसमें मिलता है। ठीक है, किसके बारे में, जो प्रयाग स्तंभ है समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया है। वहीं समुद्रगुप्त शासक के दौरान और समुद्रगुप्त के विजयों और नीतियों का पूरा विवेचन मिलता है। वही है मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख क्या होता है, मालवा नरेश यशोधर्मन, कौन कौन से शासक थे, मालवा नरेश यशोधर्मन। मंदसौर अभिलेख यशोधर्मन की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। ठीक है, किसका, यशोधर्मन के सैनिक उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, तो एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय याद नहीं होगा इतना जल्दी, एक बार बार इसको देखना पड़ेगा तभी याद होगा। ठीक है, हर्ष पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का विवरण मिलता है। और वहीं ग्वालियर का अभिलेख है, तो ग्वालियर के अभिलेख में प्रतिहार नरेश भोज, जो प्रतिहार नरेश भोज होते हैं, गुर्जर प्रतिहार शासकों के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। ठीक है, तो आई होप सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट अभिलेखों के बारे में पता चल गया आपको। अब आइए कुछ और हैं स्कंदगुप्त के। ठीक है, उसको देख लेते हैं, भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख। तो भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख किसके बारे में, स्कंदगुप्त के शासक के बारे में है। तो स्कंदगुप्त के जीवन की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण मिलता है, किससे, भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख से। नेक्स्ट है देवपाड़ा अभिलेख। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन, जो विजय सेन रहते हैं बंगाल के शासक, उनके बारे में है। विजय सेन के शासन की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन इसमें मिलता है। ठीक है, अब आइए दूसरा है सिक्के। सिक्के के बारे में जानते हैं। सिक्के के अध्ययन को क्या कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। तो सिक्के के अध्ययन को हम मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। पुराने सिक्के तांबा, चांदी, सोना तथा सीसा धातु के बनते थे। जो पुराने सिक्के होते थे, किसके बनते थे, तांबा का बनता था, चांदी का बनता था, सोना का तथा सीसा धातु के बनते थे। आहत सिक्के क्या होते हैं, आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के हैं। तो भारत का सबसे पुराना सिक्का कौन सा है, सिक्का है आहत सिक्का। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठप्प मारकर बनाए जाने के कारण भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत मुद्रा कहते हैं। तो ठप्पा लगता था इस पे, ठीक है, जिसकी वजह से भारतीय भाषा में इसको आहत मुद्रा कहते हैं। ठीक है, आहत मतलब किसी को आहत, चोट पहुंचाना। नेक्स्ट है प्रारंभिक सिक्कों पर मात्र चिन्ह मिलते हैं, किंतु बाद के सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम तथा तिथियां भी मिलती हैं। तो प्रारंभिक समय में जो सिक्के थे उनमें बस चित्र मिलते थे, चिन्ह मिलते थे। ठीक है, कोई चिन्ह बना दिया जाता था उस पर, लेकिन बाद के सिक्कों पर राजा, जो जिस राजा के शासन काल में वो सिक्के होते थे, और उनके देवताओं का भी वर्णन मिलता था। ठीक है, तिथियां भी उस पर लिखी होती थी। आहत मुद्राओं की सबसे पुरानी निधियां पूर्वी उत्तरी प्रदेश और मगध में मिली हैं। तो आहत मुद्राओं की सबसे पुरानी निधियां कहाँ मिली, पूर्वी उत्तर प्रदेश और मगध में मिली है। आरंभिक सिक्के अधिकतर चांदी के होते हैं, जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम थे। तो जब आरंभ होता है, ठीक है, आरंभिक शुरुआत में जो सिक्के होते हैं सबसे ज्यादा चांदी के बने होते हैं, लेकिन तांबे के सिक्के बहुत कम बने थे। ठीक है, लेकिन ये सिक्के पंचमार्क सिक्के कहलाते थे। तो ये सिक्के क्या कहलाते थे, पंचमार्क सिक्के। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, आरंभिक सिक्के में जो चांदी के होते थे और तांबे के सिक्के बहुत कम होते थे, तो ये सिक्के को पंचमार्क कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट है आरंभिक आहत सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी अंचित, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आरंभिक आहत सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्चंद आदि आकृतियां बनी होती थी। ठीक है,
क्या क्या बने होते थे? मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र और भी टाइप की आकृतियां बनी होती थी सिक्कों पर। ठीक है, अब सिक्कों के बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने, अब मूर्तियों के बारे में पढ़ेंगे। आइए मूर्तियों के बारे में क्या लिखा गया है। मूर्तियां भरभूत भरहूत बोधगया अमरावती की मूर्ति कला में जनसाद के जीवन की सजीव झांकी मिलती है। ठीक है, किसके किसके मिलते हैं? भरहूत के, बोधगया के और अमरावती के। ठीक है, मूर्तिकला में जनसाधारण के जीवन की सजीव झांकी मिलती है। तो इसका मतलब ये है कि जो भरहूत, बोधगया और अमरावती से मूर्तियां कला मिली हैं, वहां से जो जनसाधारण उनके बारे में जो चीजें थी, उनके बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। प्राचीन काल में मूर्तियों का निर्माण कुशाल काल से, तो मूर्तियों का निर्माण सबसे पहले किस काल से हुआ था? कुशाल काल से। इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको नोट कर लीजिए। किसे? कुषाण काल से। ठीक है, कुषाण गुप्त तथा गुप्तोत्तर काल में निर्मित मूर्तियों के विकास में जन सामान्य की धार्मिक भावनाओं का विशेष योगदान रहा है। तो जो कुषाण, गुप्त तथा गुप्तोत्तर थे, इनके समय में जो मूर्तियां बनी होती थी, इसमें जन सामान्य के धार्मिक भावनाओं का विशेष योगदान रहा है, मतलब धार्मिक भावनाएं उनमें देखने को मिलती है। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट है कुषाण कालीन गंधार कला पर विदेशी प्रभाव है, जबकि मथुरा कला पूर्णतः स्वदेशी है। तो कुषाण कालीन जो है, किसके? कुषाण कालीन गांधार कला पर विदेशी प्रभाव है। तो कुषाण जो कालीन है वो गांधार कला पर विदेशी प्रभाव डालता है, लेकिन जो मथुरा का कला था वो पूर्ण रूप से स्वदेशी है। ठीक है, अब आइए स्मारक एवं भवन पे चलते हैं। प्राचीन काल में महलों और मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। दक्षिण पूर्व एशिया व मध्य एशिया से प्राप्त मंदिरों तथा स्तूपों से भारतीय संस्कृति के प्रसार पर प्रकाश पड़ता है। तो प्राचीन काल में जो महलें होते थे, मंदिरें होती थी, उनकी शैली से वास्तुकला का पता चलता था। ठीक है, और दक्षिण पूर्व एशिया में और मध्य पूर्व एशिया में जो मंदिर तथा वो स्तूप होते थे, वो भारतीय संस्कृति के जीवनी पर या उस पर प्रकाश डालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चित्रकला। चित्रकला से हमें उस समय के जीवन के विषय में जानकारी मिलती है। तो आइए आगे चलते हैं। तो अजंता के चित्रों में मानवीय भावनाओं को सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। तो अजंता के जो चित्र थे उसमें किसमें अगर पूछता है तो उसमें मानवीय भावना की मतलब हमें ह्यूमन के इमोशंस की सुंदर अभिव्यक्ति की गई, एक्सप्रेशन किया गया उसमें। ठीक है, चित्रकला में माता और शिशु तथा मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों से गुप्तकाल की कलात्मक उन्नति का पूर्ण आभास मिलता है। तो चित्रकला में माता और शिशु, ठीक है, तथा मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों के गुप्तकाल की कलात्मक उन्नति का पूर्ण अभ्यास, जो गुप्तकाल की थी वहाँ पे जो कैसी वहाँ की कला थी, माता और शिशु का, मरणासन राजकुमारी का, ये सारी चीजें बनी हुई थी। ठीक है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरों से उनके धार्मिक अवस्थाओं का ज्ञान होता है। तो जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मोहरें थी वो प्राप्त हुई थी, तो यहाँ की गुप्त काल के धार्मिक अवस्थाओं के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट आ गया सेकंड, साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ा डिटेल जरूर मिलेगा आपको, लेकिन क्वेश्चन नहीं छूटने पाएगा, क्योंकि आप एग्जाम में नोट्स वगैरह पढ़ के जाते हैं और वहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं मिलते आपको। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए बहुत जरूरी हो गया है, कोचिंग से गाइडेंस जरूर लीजिए क्या क्या पढ़ना है, लेकिन डिटेल में पढ़िए। ठीक है, तभी क्वेश्चन कर पाएंगे। तो पहला है धार्मिक साहित्य, दूसरा है लौकिक साहित्य या धर्मेतर साहित्य। ठीक है, अब आइए धार्मिक साहित्य के बारे में पढ़ते हैं। तो धार्मिक साहित्य में क्या क्या आते हैं? ब्राह्मण तथा ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ की चर्चा की जाती सकती है। तो धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण और ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ की चर्चा की जा सकती है। ब्राह्मण ग्रंथों में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण तथा स्मृति ग्रंथ आते हैं। तो अगर धार्मिक साहित्य में क्या क्या आते हैं, तो ब्राह्मण ग्रंथों में वेद आता है, उपनिषद आता है, रामायण आता है, महाभारत आता है, पुराण आता है तथा स्मृति ग्रंथ आते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ब्रह्मोत्तर ग्रंथों में बौद्ध एवं जैन साहित्यों से संबंधित रचनाओं का उल्लेख किया जाता है। तो ब्रह्मोत्तर ग्रंथ ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें बौद्ध और जैन के बारे में उनके तथा उनसे संबंधित जो रचनाएं हैं उसके बारे में उल्लेख मिलता है। ठीक है, सेकंड है ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में क्या क्या है? वेद है। तो ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। तो ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। वेदों के माध्यम से प्राचीन आर्यों को धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। तो वेद क्या बताते हैं? वेद से हमें पता चलता है तो जो प्राचीन आर्य हैं उनका धार्मिक जीवन, उनका सामाजिक तथा उनकी आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन कैसी थी, ठीक है, इसके बारे में पता चलता है। वेदों की संख्या 4 होती है, जैसा कि आप सभी को पता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। वैदिक युग की संस्कृति दशा के ज्ञान का एकमात्र स्रोत वेद है। तो वैदिक युगीन संस्कृति थी, उसके एकमात्र ऐसा जिसके बारे में हमें पता चलता है वो वेद ही है। ठीक है, तो वैदिक युग के बारे में हमें किससे पता चलता है? वेद से। अब नेक्स्ट आ गए हम ब्राह्मण ग्रंथ पे।
इसकी रचना संहिताओं की व्याख्या हेतु सरल गद्य में की गई है। तो इसकी रचना किसके? संहिताओं की व्याख्या हेतु सरल गद्य में की गई है, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ की। ब्रह्म का क्या अर्थ होता है? यज्ञ। ब्रह्म का अर्थ पूछ लेता है तो यज्ञ होता है, इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लीजिए, यज्ञ। अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। तो यज्ञ के बारे में जो चीजें बताती हैं वो ब्राह्मण ग्रंथ कहलाती हैं, ठीक है, ब्राह्मण कहलाता है। प्रत्येक वेद के लिए अलग ब्राह्मण ग्रंथ है, हर वेद के लिए एक एक अपना अपना ब्राह्मण ग्रंथ होता है। अरण्य क्या होता है? यह ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है। अरण्य क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है, जिसे दार्शनिक एवं रचनात्मक विषयों का वर्णन किया गया है, ठीक है, जिसमें क्या किया गया है? दार्शनिक एवं रचनात्मक विषयों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है उपनिषद। उपनिषद क्या होता है? उप का अर्थ क्या होता है? उप का अर्थ होता है समीप, निषद का अर्थ होता है बैठना, समीप बैठना। उपनिषद का अर्थ होता है समीप बैठना, अर्थात जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है उसे उपनिषद कहते हैं। तो जिस भी रहस्य या ऐसी कोई विद्या जो गुरु के समीप रहकर हम सीखते हैं उसको उपनिषद कहते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। उपनिषद अरण्यों को पूरक एवं भारतीय दर्शन के प्रमुख स्रोत हैं। उपनिषद जो है वो अरण्यक जो है, उपनिषद अरण्यक वो पूरक एवं भारतीय दर्शन के प्रमुख स्रोत हैं, ठीक है, मतलब पुराने समय के और भारतीय दर्शन के प्रमुख रिसोर्सेस हैं जिससे हमें पता चलता है। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। तो जो वैदिक साहित्य हमारी थी उसका अंतिम भाग क्या है? उपनिषद, ठीक है, जिसके कारण इन्हें हम क्या कहते हैं? वेदांत भी कहते हैं, ठीक है। तो उपनिषद को और क्या कहते हैं? तो वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत क्या होता है? वेदांत की संख्या 6 होती है। वेदांत की संख्या टोटल 6 होती है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष एवं छंद। क्या क्या? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष एवं छंद। ये गद्य वे सूत्र रूप में लिखे गए हैं, ठीक है। अब आइए सूत्र के बारे में देखते हैं। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया। तो वैदिक साहित्य को क्या बनाने के लिए? अक्षुण्ण बनाने के लिए, ठीक है, सरल बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए, और उसको मतलब और विस्तृत जानकारी के लिए क्या किया गया? इसका प्रणयन किया गया। ऐसे सूत्र जिसमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है कल्पसूत्र कहलाते हैं। तो ऐसे सूत्र होते हैं जिसमें नियम, रूल, रेगुलेशन का जिक्र किया जाता है, उसे कल्पसूत्र कहते हैं। कल्पसूत्र के 3 भाग हैं। पहला क्या क्या है? कल्पसूत्र के 3 भाग हैं, इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए। स्रोत है, सूत्र है, गृह सूत्र है, धर्म सूत्र, ठीक है। अब महाकाव्य के बारे में चलते हैं। महाकाव्य क्या होता है? वैदिक साहित्य के बाद भारतीय साहित्य में रामायण और महाभारत नामक 2 महाकाव्य का जिक्र होता है। तो वैदिक साहित्य के बाद क्या क्या होता है? रामायण और महाभारत नामक 2 महाकाव्यों का जिक्र होता है। पुराण क्या होते हैं? भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष माने जाते हैं। तो पुराणों के रचयिता कौन करते हैं? लोमहर्ष, ठीक है। अब आगे ब्राह्मणोत्तर साहित्य में हम लोग, तो आइए बौद्ध साहित्य के बारे में पढ़ते हैं। बहुत अच्छे से, थोड़ा डिटेल में, भले ही आपको बोरिंग लगेगा लेकिन जो स्टूडेंट्स डिटेल में पढ़ेगा वही कर पाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो भारतीय इतिहास के साधन के रूप में बौद्ध साहित्य का विशेष महत्व है। सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सी है? तो त्रिपिटक है। त्रिपिटक इस प्रकार है: सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है। कौन कौन? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक के अंतर्गत बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह है। सुत्त पिटक जो है उसके अंतर्गत किसका है? धार्मिक विचारों का और वचनों का संग्रह है, ठीक है। सूत्र पिटक के अंतर्गत इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म के इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है? सूत्र पिटक को। विनय पिटक के अंतर्गत बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख है। तो जो विनय पिटक है उसके अंतर्गत जो बौद्ध संघ के नियम का उल्लेख किया गया है, ठीक है। सॉरी, आवाज नहीं आ रही होगी आपको। तो विनय पिटक के अंतर्गत बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। अभिधम पिटक के अंतर्गत बौद्ध दर्शन का विवेचन किया गया, मतलब दार्शनिक सिद्धांत के बारे में किसमें दिया गया? अभिधम पिटक में। और विनय पिटक में क्या दिया गया है? विनय पिटक में दिया गया है बौद्ध धर्म के नियमों का, ठीक है। और अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांत दिए गए हैं, ठीक है। अब जैन साहित्य के बारे में पढ़ लेते हैं। जैन साहित्य के आगम सिद्धांत सिद्धांत कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम सिद्धांत, ठीक है। जैन आगमों में से सबसे महत्वपूर्ण 12 अंग हैं। जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण 12 अंग होते हैं इसके, ठीक है। हम नेक्स्ट आ गए लौकिक साहित्य या धर्मोत्तर साहित्य। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक ग्रंथों, जीवनियां, कल्पना प्रधान तथा कल्प साहित्य के वर्णनों का अध्ययन कर प्राचीन इतिहास को समझने का प्रयत्न किया जाता है। तो इसमें जो लौकिक साहित्य है इसमें क्या किया जाता है? ऐतिहासिक जो ग्रंथ हैं, जो जीवनियां हैं जिसके बारे में, ठीक है, और ये सारी चीजों के बारे में पढ़ के और उनको समझने की, इतिहास को, प्राचीन इतिहास को समझने की कोशिश की जाती है इससे, ठीक है। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों तथा जीवनियों का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। तो जो लौकिक साहित्य है उसके अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों तथा जीवनियों का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है।
ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वप्रथम उल्लेख अर्थशास्त्र का किया जा सकता है। इसे संभवतः भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। तो अगर पूछता है क्वेश्चन, भारतीय भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ किसे कहा जाता है, तो अर्थशास्त्र को कहा जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब हम आगे आ गए हैं, अर्थशास्त्र की रचना किसने की है। तो अर्थशास्त्र की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री सुप्रसिद्ध राजनीतिक कौटिल्य चाणक्य विष्णुगुप्त ने की थी। तो इसका नाम भी पूछ लेता है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री या सुप्रसिद्ध राजनीतिक थे कौटिल्य चाणक्य विष्णुगुप्त भी कहते हैं, उन्हीं ने की थी। मौर्यकालीन इतिहास एवं राजनीति के ज्ञान के लिए अर्थशास्त्र ग्रंथ एक प्रमुख स्रोत है। तो मौर्यकालीन जो इतिहास है या उनके राजनीति के बारे में जानने के लिए अर्थशास्त्र एक प्रमुख ग्रंथ है या स्रोत है। ठीक है, अब विदेशी यात्रियों का विवरण, आइए यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। ठीक है, विदेशी यात्रियों में यूनानी, रोमन तथा चीनी यात्रियों का वर्णन मिलता है। किसका किसका, यूनानी, रोमन तथा चीनी यात्रियों का। हेरोडोटस, जिसे इतिहास का पिता किसे किया जाता है, हेरोडोटस को। ठीक है, हेरोडोटस ने 5वीं सदी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें भारत और फारस के संबंधों का वर्णन किया गया है। तो किसने, हेरोडोटस भाई साहब जो थे, जिनको इतिहास का पिता कहा जाता है, इन्होंने 5वीं सदी ईसा पूर्व में एक हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना करते हैं ये, और जिसमें भारत और फारस के संबंधों का वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेरियाकस, ओनेसिक्रिटस और एरिस्टोबलस, ये सभी लेखक सिकंदर के समकालीन थे। तो अगर आपसे क्वेश्चन में आता है नेरियाकस, ओनेसिक्रिटस, एरिस्टोबलस, ये सभी लेखक किसके समकालीन थे, सिकंदर के। ठीक है, सिकंदर के बाद के लेखकों को 3 राजदूत मेगस्थनी, डायमेंकस तथा डायोनोसिस के नाम उल्लेखनीय है, जो यूनानी शासकों द्वारा मौर्य दरबार में भेजे गए थे। तो सिकंदर के बाद मौर्य दरबार में कौन कौन आए, डायमेंकस आया था, डायोनोसिस आया था और मेगस्थनीज। ठीक है, प्लिनी के नेचुरल हिस्टोरिका से भारतीय पशुओं, पौधों और खनिज पदार्थों की जानकारी मिलती है। यह पहली सदी ईस्वी में लिखी गई थी। तो प्लिनी जो थे, उनको नेचुरल हिस्टोरिका से जो भारतीय पशुएं थी, उन पौधे थे, उन खनिज पदार्थ थे, उनके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, चीनी यात्रियों का विवरण, चीनी लेखकों के विवरण से भी भारतीय इतिहास पर प्रचुर प्रभाव पड़ता है। चीनी यात्री बौद्ध मतानुयायी थे। तो चीनी यात्री जो है, उनके विवरण से क्या मिलता है, चीनी लेखकों के विवरण मिलता है, भारतीय इतिहास पर प्रचुर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और चीनी जो यात्री थे वो किसके अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के। ठीक है, चीनी यात्रियों में सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं भाई, चीनी यात्रियों का सबसे महत्वपूर्ण फाहियान है, वेनसांग है, युआन चोंग है और इत्सिंग है। इंपॉर्टेंट है, चीनी यात्री फाहियान, वेनसांग, युआन और इत्सिंग। अरबी यात्रियों की बात करें तो अरबी यात्रियों में कौन कौन था, अरबी यात्री में थे, देख लीजिए, अरबी यात्री में कौन कौन था पूर्व मध्यकालीन भारत में समाज एवं संस्कृति के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अरबी व्यापारियों लेखकों में महत्वपूर्ण है अलबेरनु सुलेमान और अल मसूदी। अलबेरनी सुलेमान अल मसूदी अरबी यात्री थे। ठीक है, बस इतना याद रखिए इसमें। फारसी यात्री और कब आए, फारसी यात्री फिरदौसी जो है वो शाहनामा, ठीक है, मिनहाज उस सिराज, तबकात ए नासिरी, जियादुन बरनी, तारीख फिरोज शाही। ठीक है, किसके समय में यात्रा वृत्तांत, मतलब किसके समय में आए थे, फिरदौसी, शाहनामा के, मिनहाज उस सिराज, तबकात ए नासिरी, जियाउद्दीन बरनी, तारीख फिरोज शाही। ठीक है, रोमन एवं यूनानी यात्री तो किसके काल में आए, मेगस्थनीज, इंडिका, मेगस्थनीज ने क्या लिखा था, इंडिका लिखा था। टॉलमी ने ज्योग्राफी यूनानी भाषा में लिखी थी। अज्ञात लेखक पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, प्लिनी नेचुरल हिस्टोरिका। ठीक है, प्लिनी ने नेचुरल हिस्टोरिका लिखी थी। ये किताबें यहाँ से पूछी जा सकती हैं, मेगस्थनीज, इंडिका, टॉलमी ज्योग्राफी, अज्ञात लेखक पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, प्लिनी नेचुरल हिस्टोरिका। ठीक है, अब आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण तिथियां दिया गया है। ठीक है, इसको देख लीजिए 2 मिनट में, बहुत जल्दी समय नहीं लगेगा। कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व, ठीक है, हुआ था। कृषि का आरंभ कब हुआ था, 8000 वर्ष पूर्व। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व हुए थे। ठीक है, कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व, सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज 2500 वर्ष पूर्व, वर्तमान लगभग 200 वर्ष पूर्व। ठीक है, 2000 वर्ष पूर्व में। इतिहास और तिथियां, अंग्रेजों में बीसी, हिंदी के ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। ठीक है, वहीं ईडी हिंदी में एडो डोमिनिक नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य है कि ईसा मसीह के जन्म वर्ष के वर्ष से है। तो एनो डोमिनी मतलब ईसा वर्ष के जन्म से लेके जब कोई चीज शुरुआत होती है तो एनो डोमिनी कहते हैं।
कभी-कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है, तो मतलब सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए किया जाता है, ठीक है। भारत में तिथियों को इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष, तो भारत में तिथियों का जो प्रयोग कब से हो रहा था, 200 वर्ष पहले से ही आरंभ हो गया था। कभी-कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता था, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रोजेक्ट, वर्तमान से पहले है, ठीक, बिफोर प्रेजेंट। तो ये हो गया हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट, हंसते खेलते, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए। अगले वीडियो में हम दूसरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे इसी का, ठीक है। और लगभग आपको चारों चीज़ें पढ़नी है, ठीक, मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा। तो बस आप लोग ऐसे अपना प्यार बनाए रखिए। देखिए पढ़ना क्या है, एसएसटी जिनका सब्जेक्ट है, एसएसटी वाले, उनको ज्योग्राफी पढ़नी है, उनको हिस्ट्री पढ़नी है, उनको सामाजिक शास्त्र पढ़ना है, ठीक है। और पॉलिटी जो भी है, राजनीतिक शास्त्र जो कहते हैं, वो पढ़ना है। जो एनसीईआरटी कक्षा 6 से 9 तक पढ़ेंगे, ताकि क्वेश्चन कोई छूटे ना। और इस पे मैं क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ, और मैं बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दूंगा। बचेगा क्या तब, आप ये बताइए, ठीक है। तो ये 80 नंबर का पेपर होगा, 80 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कवर करना है। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्यार अपना कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा। कमेंट नहीं करते हैं आप लोग, कमेंट करेंगे तो हमको मोटिवेशन मिलेगा, और मैं और जल्दी कोर्स कराने की कोशिश करूंगा। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।